नमस्कार दोस्तों, लीगल फैटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अब आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारे लेक्चर दिए हैं, जिसपे मैं आपको इंडस सिविलाइजेशन से लेकर बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। जिसमें मैंने आपको वैदिक कल्चर के बारे में बताया, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बताया, आर्यन थ्योरी के बारे में बताया, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया। तो आज मैं यहाँ आपको नए जुनून और जोश के साथ हम लोग जनपद और महाजनपद के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो जनपद और महाजनपद का कॉन्सेप्ट है कैसे निकल गया और इसके पीछे क्या लॉजिक रहा और कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे जो एक जो एंशिएंट किंग था वो उसको प्रोटेक्ट करता था। लोग क्यों जनपद से महाजनपद की तरफ गए, ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने महाजनपद की तरफ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये महाजनपद होता क्या है। महाजनपद का मतलब ये होता है कि किसी जहाँ पे लोगों के सबसे पहले पैर पड़े या उनके जो फुट प्रिंट जो उनका पड़ा, फुट होल्ड पड़ा पीपल को, उसको लोग जनपद बोले। कि जहाँ जन के पद पड़े, मतलब लोगों के पैर पड़े, उसको उन्होंने जनपद बोला। अब महाजनपद उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कि जहां पे लोगों के पद पड़ने के बाद लोगों ने अपना अर्बनाइजेशन किस प्रकार से शुरू करा, कैसे उन्होंने एक्सपेंशन शुरू करा, अपनी पॉलिसी, अपने किंगडम को बढ़ाना शुरू करा, अपने को प्रोटेक्ट करना शुरू करा, टेरिटरी को मजबूत करना शुरू करा, और भी जो उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी उनको कैसे फ्लरिश करा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन किया जाए, अपने साम्राज्य की जो विस्तार की नीति है या एक्सपेंशन पॉलिसी है, वो बड़े बड़े राजा जो होते थे, जो मोनार्च होते थे, जो किंगडम को किस तरीके से बढ़ाना है, उसी सारी चीजों पे बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो जो सबसे पहले महाजनपद का कॉन्सेप्ट आया वो 6th सेंचुरी बीसी में। हमको ये पता चला कि एक वेव शुरू हुई जिसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। जो ये महाजनपद थे ये बहुत एंशिएंट किंगडम जो हुकूमत राजा की, अब एक राजा की हुकूमत कैसे बनेगी, एक राजा की हुकूमत या किंगडम हम उसी को कहेंगे जिसमें राजा के पास सारे रिसोर्स, सारी जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए चीजें हैं, उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से वो अपने जो जनपद है या अपना किंगडम है या रीजन है उसको गवर्न करेगा, किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट होंगे दूसरे राजाओं से तो किस तरीके से बचाव करेगा, कैसे अपनी प्रजा का ख्याल रखेगा, कैसे अपने आप को एक बेहतर लोकेशन स्ट्रेटेजिकली देगा जहां से उसको मैक्सिमम रेवेन्यू आउटपुट जनरेट होगा, उसकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़ेगी। साथ ही साथ जो ट्रेजरी है गवर्नमेंट की या सोरेनिटी है वो ज्यादा दूर तक फैल पाएगी और ज्यादा से ज्यादा वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाएगा और अपने को एक समृद्ध शासक घोषित कर पाएगा। तो जो नगर होते थे, महानगर होते थे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो बॉर्डर वाले इलाके होते थे या शहर इस तरीके से बनाए जाते थे जिससे कि जो राजा है उसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी मिल सके, वो अपने को फील महसूस कर सके कि हाँ उसको कोई टेरर का डर नहीं है या कोई एक्सटर्नल अटैक का डर नहीं है, और जो उसकी किंगडम है, उसकी हुकूमत है, वो बेहतर रूप से चल पाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सपोर्ट करते रहें। तो वही है कि जो 16 एंशिएंट किंगडम थे जिनको हम महाजनपद बोले। महाजनपद का मतलब ही होता है जो बड़े किंगडम होते हैं। अब छोटे किंगडम होंगे तो छोटी मोटी चीजों तक ही सीमित रहेंगे, बड़े किंगडम में बहुत सारी चीजें लगेंगी कि कैसे वहां स्तूप बनाए जाए, कैसे टेम्पल बनाए जाए, कैसे राजा अपने को प्रोटेक्ट करे, वहां का क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहेगा, सोरेनिटी कितनी रहेगी, सोरेनिटी में क्या, जो सोरेनिटी पूरी तरीके से वो राजा के ऊपर लाई करेगी, ये सारी चीजें। किंगडम में उसकी किंगडम कितनी मजबूत है, वहां कितने मिलिट्री हैं, कितने उनके पास रिसोर्स हैं, कितने एलिफेंट है, और क्या क्या टूल्स हैं जिसके जरिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एक स्टेट कब प्रोटेक्ट हो पाएगा, जब वो सिक्योरिटी के तौर पे भी मजबूत होगा, इकोनॉमिक तौर पे भी मजबूत होगा, और जो वहाँ की सोसाइटी है वो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बेहतर आर्डर में होगा। साथ ही साथ एक अच्छी लोकेशन पे होगा जहाँ पे टेरर के अटैक कम हो पाए, चारों तरफ से उनके प्रोटेक्ट हो, उनके जो एक तरीके से पुराने जमाने में बने होते थे
बड़े बड़े महल या स्तूप उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी मिल पाए, तभी हम उसको कह पाएंगे कि ये एक महाजनपद है। महा का मतलब होता है ग्रेट, और जनपद का मतलब तो आप ही जानते ही हैं, जहां लोगों के पैर पड़े। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जो ये 16 महा किंगडम है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सबसे पहले एंशियंट समय में इनके बारे में हमको जानकारी मिली, लोकेशन से पता चला कि ये ज्यादातर जो जनपद है वो बिहार और यूपी में। वैसा क्यों बिहार यूपी में क्यों है? क्योंकि जो बिहार का इलाका है वो काफी फर्टाइल इलाका है, वहाँ बॉर्डर होने की वजह से या और जो चीजें हैं वो काफी सुटेबल है, या इस वजह से वहां लोगों ने अपना सेटलमेंट करा या जनपद बनाया। और कई जो अदर रीजन है उनसे घिरा हुआ है, इस वजह से मैक्सिमम चांस है वहां पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए, साथ ही सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। इसलिए वहाँ की जो लोकेशन है वो प्राइम फैक्टर है, जिसकी वजह से जो ये 16 एशियंट किंगडम है वो आपको ज्यादातर बिहार और यूपी में देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब जो ये वहां का जनपद का स्टाइल क्या था, क्या ये पूरी तरीके से मोनार्ची था या नॉन मोनार्चिकल स्टेट थे? मोनार्ची का मतलब जहाँ पे पूरी जो कंट्रोलिंग पावर है, सुपरविजन डायरेक्शन का पावर है, किस तरीके से वहाँ की सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से वहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी है या डिफेंस सेक्टर है या सोवरेनिटी है वो स्टेट के ऊपर न लाई करके किंग के ऊपर लाई करती है। जबकि नॉन मोनार्चिकल स्टेट में ये होता है कि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो उस रीजन को किस तरीके से चलाएंगे, डिसीजन मेकिंग में उनकी कितनी भागीदारी रहेगी। तो ये सारी चीजें इस पे दी हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सपोर्ट करते रहें। तो आज हम महाजनपद का आपको बेसिक समझा रहे हैं कि जनपद गांव से, जब महाजनपद का मतलब होता है जब बड़े बड़े किंगडम बनाए गए, बड़ी बड़ी हुकूमत बनाई गई। अब जब बड़ी बड़ी हुकूमत बनाई गई तो बड़े बड़ा सिस्टम भी चाहिए, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्स भी चाहिए, वहां के टूल्स भी चाहिए, डिफेंस भी मजबूत होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी भी मजबूत होनी चाहिए, प्राइम लोकेशन भी होनी चाहिए, तभी तो महाजनपद का निर्माण होगा। किस तरीके से फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाए, कितनी सिक्योरिटी है, किस तरीके की स्ट्रेटजी को अपनाया जाए जिससे बेहतर एक्सपेंशन के साथ साथ जो राजा है उसका जो वहां की पॉलिसी उसका विस्तार होता रहे, राजा की किंगडम बढ़ती रहे और लोगों को भी सुख समृद्धि मिलती रहे। साथ ही साथ जो रीजन है वो किस तरीके से किसी दूसरे रीजन को एनेक्स करना है, कहाँ से प्राइम लोकेशन है, कि जो कमियां है, लूप होल्स है, टूट्स है, उनको किस तरीके से पता किया जाए। तो इसी के लिए महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। जो छोटी छोटी किंगडम राज्य है वो कौन कौन से 16 जनपद थे, किनको मोनार्ची बोलते थे, किनको रिपब्लिक बोलते थे, उनके बारे में सारी चीजें बात करूंगा। और कौन कौन सोर्स है जिसके जरिए पता चला कि ये किंगडम एग्जिस्ट करती थी, ये एक्चुअली में थी, कौन कौन से ऐसे और सिविलाइजेशन क्यों अकर हुआ, क्या कारण है उससे, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूवमेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, सरप्लस और रिसोर्स कैसे बढ़े, साथ ही साथ एक्सपेंशन किस तरीके से सिविलाइजेशन का हुआ, फॉरेस्ट कटने की वजह से वहां एग्रीकल्चर प्लानिंग कैसे संभव हो पाई, बेहतर सेटलमेंट कैसे हो पाया, ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कृपया मुझको लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और अभी हम धीरे धीरे एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे मैं आप लोगों को मेडिवल और मॉडर्न बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसी चैनल में मैं कल आपको पनिशमेंट से रिलेटेड लेक्चर बताऊंगा, जो कि हम लोग का अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उस पे। तो इसी के उत्साह को और जुनून को बरकरार रखने के लिए आप लोगों के सामने एक शायरी लाया हूं। तो कृपया अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, और किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता है। तो दोस्तों जहां भी रहिए रोशनी लुटाते रहिए, पढ़ते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, जितना आप कैलिबर आपके पास है आप बांटते रहिए। क्योंकि जो चिराग होता है वो किसी के, उसको अपना किसी मकान की जरूरत नहीं हो, जहां जाएगी अपना रास्ता बना लेगी। तो वही बात है कि आंखों में रहा दिल में
उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। और जिस दिल से चला हूं मेरी मंजिल पर रहा है, जिस दिल से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जो भी लोग सफल है वो ऐसे नहीं सफल हो गए, उन्होंने मेहनत करी है, दिन रात अपने मंजिल के लिए, अपने सपने के लिए संघर्ष करा है। तो दोस्तों यही कहूंगा कि आप लोग संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, अपने नॉलेज के एक्सपेंशन को करते बढ़ाते रहे, जिससे आप और बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों के माध्यम से एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जितना अध्ययन करते जाते हैं उतने आप अज्ञान होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये चीज तो मैं अभी नहीं जानता हूँ, ये चीज भी मैं नहीं जानता हूँ, तो आप अज्ञानता की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो आपको अध्ययन को एक तरीके से स्टडी को कमजोर नहीं मानना। ये दुनिया की ऐसी पावरफुल वीपन है जो संसार चेंज कर देती है। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप अगर आपको दहाड़ना है, आपको अपनी जगह बनानी है, आप लोगों से बेहतर बनना है, तो वो यही जरिया है जिसके जरिए आप अपने को बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया लीगल फ्रेटर्निटी और जनरल अवेयरनेस फ्रेटर्निटी को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तो अब आगे पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये बताया गया है कि कहां से ये जो महाजनपद के बारे में हमें पता चल रहा है, इसे कौन कौन से सोर्स हैं जिसके माध्यम से हम ये पता लगा पाएंगे कि ये जो महाजनपद का कॉन्सेप्ट आज हम एंशिएंट चीज को पढ़ रहे हैं उसको कैसे आज जोड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्क्रिप्चर हैं बुद्धिस्ट के जो बताते हैं, जिसमें से एक अंग सूत्रा निकाय है, एक सूत्र पिटाका है जो लाइट डालता है, उस पर नजर डालता है, उसके बारे में बताता है कि वहां की जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और कंडीशन कैसी थी, कि मतलब वहां का समाज क्या था, वहां के लोग क्या थे, वहां का स्ट्रक्चर क्या था, वहां की मैरिज क्या थी, वहां किस प्रकार के और अलग अलग चीजें थी, स्टेटस क्या था महिलाओं का, लीगल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, पॉलिटिकल सोवरेनिटी किसके ऊपर थी, क्या राजा सुप्रीम होता था या कोई और भी ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर कौन था, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के बिजनेस थे, और कौन कौन कितने वहां कैसे कैसे रिसोर्स थे, कौन कौन से जो टूल्स थे जिनका यूज किया जाता था। तो वही सारी चीजें जो भी आप सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी किंगडम की जो मजबूत आधार है वो उसके इकोनॉमिक और उसके सोशल सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। अगर वहां सोसाइटी बेहतर नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो भी प्रॉब्लम आगे चल के वो नहीं टिक पाएगा। अगर उनके पास रिसोर्स नहीं होगा, पैसा कौड़ी नहीं होगी, एग्रीकल्चर बेहतर नहीं होगा, तो कैसे फूड प्रोडक्शन करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सरप्लस आएगा, तो उस तरीके से भी उनका सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। अब अदर रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था सिर्फ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर ही उसके बारे में बताता है, या सूत्र पिटाका जो कि एक प्रकार का स्क्रिप्चर है, टेक्स्ट है, उनकी एक लिखी हुई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो उसके बारे में बात करता है। अदर रिसोर्स में भी हमको महावस्तु से ये पता चलता है जो बुद्धिस्ट के द्वारा लिखी गई एक किताब है, एक भगवती सूत्र है, जिस जैन जो फिलॉसफी है, जैन लोग हैं, उन्होंने अपना इस पे अपना अपना व्यू रखा है। इसमें उन्होंने 16 महाजनपदों के बारे में बताया। ये 16 महाजनपद जो है उसमें से वंगा और मलया के बारे में भी बातचीत की गई है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। अब हम ये समझते हैं कि ये सिविलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो हम ये समझेंगे कि सिविलाइजेशन होता क्या है। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी इंसान किस तरीके से अपने आप को, जो मेन कम्युनिटी है, मेन सोसाइटी है, उसके रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स और बिहेवियर के हिसाब से अपने को ढालता है। अगर हम एशियन सोसाइटी में देखें तो सिविलाइज का मतलब सभ्यता है, कि आप पहले इंसान थे पैलियोलिथिक में, मेसियोलिथिक एज में, ना आपके पास ज्यादा बुद्धि थी, आप सिर्फ क्या करते थे, खाने पीने के लिए भी दूसरों पे डिपेंड रहते थे, आग जलाते थे, जो पत्थर होते थे उनको
तो चिंगारी निकलने के बाद आपके समझ में आया, पहले आप सिर्फ शिकार करते थे, धीरे धीरे बुद्धिमान हुए तो आपने फायर का यूज करना शुरू कर दिया। इसके बाद थोड़े और विकसित हुए तो एग्रीकल्चर की तरफ चलने लगे, फिर थोड़ा थोड़ा और दिमाग आया, सोसाइटी और डेवलप हुई तो अर्बनाइजेशन की तरफ आने लगे। अर्बनाइजेशन से जब और थोड़ा बड़े, सोसाइटी और एडवांस हुई तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आने लगे, जो कि आज 21 सेंचुरी में आपके साथ आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो सोसाइटी ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ गई है वही सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन में भी काफी परिवर्तन हुआ है। इस सिविलाइजेशन में अगर देखें तो पहले का जो सिविलाइजेशन था वो एंशियंट था, लोग के जो बिलीफ कस्टम रूल्स थे वो दूसरे थे। आजकल तो वेस्टर्नाइजेशन आ गया है, लोग अब जयराम जी की जगह हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। क्लास और कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। जो कल्चर डिस सिमिलराइजेशन है वो भी आप देख पा रहे हैं। उसकी वजह से जो आपका फूड प्रेफरेंसेज है, रूल्स हैं, स्क्रिप्चर है, रिलीजन है, रिलीजन की वजह आप फंडामेंटलिज्म में जा रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसे कैसे सिविलाइजेशन हुआ उसी सारी बात में, लेकिन हम यहाँ स्पेशली महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महाजनपद ये बताता है कि सिविलाइजेशन किस तरीके से जो एंशियंट लोग थे वो अपने को सभ्य कहना शुरू करे। उन्होंने आयरन टूल्स का उपयोग करना शुरू किया, फॉरेस्ट को क्लियर करे, तो उससे क्या हुआ, सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ। कैसे एक्सपेंशन होगा, अब आयरन टूल्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, आयरन टूल्स की वजह से वो बेहतर तरीके से अपने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कोई चीज है, किस तरीके से एग्रीकल्चर को काटना है, तोड़ना है, एक समतल जमीन बनाना है, फर्टाइल जमीन बनाना है। फॉरेस्ट का अगर क्लियरेंस करेंगे तो जमीन क्या होगी, क्लियर करने की वजह से जो जमीन बचेगी उसमें एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे। उस एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट होने की वजह से फूड का जनरेशन होगा। उस फूड के जनरेशन की वजह से जो रिसोर्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाएगा, जिससे जो लोगों की फूड सिक्योरिटी है या हंगरनेस है वो भी कम होगी। साथ ही साथ जो और अदर लोग इससे जुड़े हुए हैं या राजा के जो और जरूरतें हैं वो भी बेसिक उसकी फुलफिल होगी, जिससे जो सरप्लस होगा उससे इकोनॉमिक प्रोडक्शन बेहतर हो पाएगा। उस इकोनॉमिक प्रोडक्शन होने की वजह से जो राजा है उसके पास ट्रेजरी में खजाना होगा, जिससे वो इकोनॉमिकली अपने को मजबूत महसूस कर पाएगा। तो अब जब ये सारी चीजें होंगी तो इनसे कास्ट, इससे जो उनका टेस्ट, प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें बदलेंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, लोग अलग अलग तरीके से काम कर पाएंगे। उस काम करने की वजह से लोगों को स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोग अपने को एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट, उनका स्टेटस अच्छा होगा। उस स्टेटस की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट डाउन होगा, और इसी जो लोग अच्छा काम कर लेंगे या स्किलफुल रहेंगे, यही कहीं ना कहीं आगे चल के क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें किस तरीके से जुड़ी हैं, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अब जो महाजनपद थे उनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक महाजनपद जो राजा के कंट्रोल में पूरा सुपरविजन अथॉरिटी रहती थी, उसमें जो गंधार का था, गंधार रीजन आता था, कम्बुज का रीजन आता था, काशी वाला रीजन आता था, वत्स रीजन आता था, अवंती आता था, छेड़ी आता था, कुरु रीजन आता था, पंचाल आता था, मत्स्य आता था, अंगा आता था, कौशल आता था, मगध आता था, सुरसना आता था। ये सब क्या थे, ये रीजन थे, ये एक इलाका थे राजा के किंगडम के, जो अलग अलग लोगों द्वारा गवर्न किए जाते थे, या इनको अलग अलग लोगों के पास इनका मोनार्ची या डिसीजन मेकिंग पावर था या कंट्रोलिंग पावर था। तो ये जो 16 जनपद बटे हुए थे उसी की हम पूरी कहानी या महाजनपद के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एशियंट किंगडम थी जो अलग अलग लोगों के द्वारा गवर्न की जाती थी। इसी तरीके से कुछ ऐसे किंगडम थे जो रिपब्लिक थे, जहां पे जो ये असेंबली के द्वारा एक सीनियर जो सिटीजन होता था उसके डिसीजन मेकिंग, उसके कंट्रोल और सुपरविजन के हिसाब से यहाँ राजा की सोवरेनिटी नहीं होती थी, जिसमें से आपका मल्ल और वाजी जो है ये किंगडम आते थे। इनको हम गण परिषद बोलते थे क्योंकि ये लोगों के द्वारा चलाए जाते थे। बहुत सारे लोगों के डिसीजन और असेंबली और कंसेशन मिलके
पूरा ये डिसाइड किया जाता था कि यहाँ सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करना है, कैसे बेहतर वेलफेयर करना है, कैसे आगे की रणनीति प्लानिंग स्ट्रेटजी बनानी है, ये सारी चीजें थी। तो वही सारे हैं यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन थे वो सीनियर लोग लेते थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और मुझको सपोर्ट करते रहें। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों को आगे बताता हूँ। ये अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, अभी इसके देखेंगे कि महाजनपद में सोसाइटल सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, ला किस तरीके का था, सोशल स्ट्रक्चर कैसे काम करता था, क्या क्या दिक्कतें हुई जिसकी वजह से महाजनपद का सत्यानाश हुआ, क्या जो वो वीक पड़ गए या कोई कहीं पे एक्सपेंशन हो गया या किसी ने कब्जा लिया या फर्टिलिटी डाउन हो गई या प्रोडक्शन नहीं बेहतर हो पाया, कोई फ्लड आ गया, क्या ऐसे कारण रहे, या और अदर रिलीजनों या अदर डायनेस्टियां आ गई जो इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। हालांकि आज पहला लेक्चर है, इस वजह से थोड़ा डिटेल में शुरुआत कर रहा हूँ। अभी पानी पी के आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के बाद कल इसको और जो जनपद है उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कौशल किस लिए फेमस था, और आपका मगध क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, काशी क्यों इम्पोर्टेंट था, कौन कौन सी रिवर थी, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब चलते हैं फीचर ऑफ डिफरेंट जनपद की तरफ, कि जो फीचर है डिफरेंट जनपद के वो कौन से हैं। तो जो काशी है, काशी जो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काशी एक बहुत ही डोमिनेंट जगह था और ये कॉटन और टेक्सटाइल के लिए फेमस था, साथ ही साथ हॉर्स मार्केट के लिए। अभी हम काशी को इस समय बनारसी मान के चलते हैं, क्योंकि अब ये बनारस में है। पहले जब एंशिएंट समय में काशी काशी बनारस को काशी कहा जाता था। जो रिवर है यहाँ वरुणा रिवर है जो नॉर्थ में चलती है, और अस्सी रिवर है जो साउथ की तरफ चलती है। हालांकि कुछ काफी ज्यादा दिन तक अपने को बचा नहीं पाया, वहां पे दूसरे राजा जो राज करते थे वो अजात शत्रु के सामने नहीं टिक पाए, और अजात शत्रु ने इसको धीरज से मगध में मिला लिया। क्योंकि पहले जो पॉलिसी होती थी उसको पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बोलते थे, कि जो राजा कमजोर होता था या उनके जो शर्त नहीं मानता था या और भी तमाम प्रकार के सब्सिडरी अलायंस लोग कर लेते थे, तो ये भी सारी चीजें पहले संभव होती थी। हालांकि इनका ज्यादा इम्प्लीकेशन आपको मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है उसमें देखने को मिलता है, जब डक्ट्राइन जब एनेक्सेशन के तौर पे सतारा और ये जितने इंपॉर्टेंट झांसी और ये कन्नौज, इनको कैसे एनेक्स किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। हालांकि यहाँ पे अभी हम स्पेशली महाजनपद के बारे में, कि महाजनपद का मतलब होता है कि कैसे एंशियंट जगह से निकल के, या हम कह सकते हैं जो छोटे मोटे रूरल इलाके हैं, छोटी मोटी टेरिटरी से कैसे बड़ी टेरिटरी बनाना है, कैसे अपने को अर्बनाइज करने जाना है, समय के सिविलाइजेशन के हिसाब से बदलना है, ताकि हम अपने जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है उसको किस तरीके से बढ़ा पाए, अपने किंगडम को कैसे बेहतर बना पाए, उसी सारी चीजों की बात ये महाजनपद नाम का जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जनपद का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये जो महाजनपद के कॉन्सेप्ट थे ये चाणक्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो किला होते थे, किस तरीके से कौन कौन से जो पॉलिसी उनकी होती थी कि डिप्लोमेसी करके किस तरीके से करना है, जो कूटनीति बनाई जाती थी, वो सब यही आपको देखने को मिलता है। किस तरीके से उनकी लोकेशन बनाई जाए, कहाँ पे उनको स्ट्रेटजी लोकेट किया जाए, कौन सी जगह किस तरीके की होनी चाहिए जिससे वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर पाए, बेहतर तरीके से जो अपने राज्य का है उसको निर्वहन कर पाए, चला पाए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। तो अब ये भी होता है ना कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सत्ता लोगों को भ्रष्ट नहीं करती, सत्ता लोगों को नहीं भ्रष्ट करती। अब जैसे आप देख लीजिए कि जो चाणक्य था उसको सत्ता भ्रष्ट कर पाई, अगर वो पाखंडी होता तो सत्ता में आ जाता तो सत्ता को भ्रष्ट कर देता। तो जाट बर्नर्ड शाह का अपना ये जो व्यू है ये काफी अच्छा है। आशा करता हूं
कि कभी अगर आप सत्ता में जा रहे हैं तो सत्ता आपको कभी नहीं भ्रष्ट करेगी। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, तब आपके अंदर अगर वैल्यू इथिक्स मोरालिटी नहीं है, वेलफेयर करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ बस लूटने खाने के लिए सत्ता में आए, तो आप भ्रष्ट ही हो जाएंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी कहना है, किसी ने कहा है कि अगर किसी आदमी का कैरेक्टर देखना है तो उसको पावर देकर देखिए। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी कि आपको बेहतर इंसान तभी आप बन पाएंगे जब आप जो मॉनेटरी टर्म है या हम कह सकते हैं मटेरियलिज्म को सिर्फ अपनी बेसिक नीड की तरह लेंगे, जितना जरूरी है उतना ही लेंगे। बहुत पैसा के पीछे भागेंगे, पैसा आपको पागल कर देगा। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना है। ज्ञान को सुप्रीम करना है, क्योंकि नॉलेज ही वो टूल्स है जिसके जरिए पैसा क्या दुनिया की हर चीज संभव है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और कहीं भी रहिए, पढ़िए, पढ़ाइए, चाहे कुछ भी हो, नहीं जो आता है जिस लेवल में आप हैं वो आप बांटते रहिए, वही खुश रहने का एक तरीका है। बहुत टेंशन लेके कुछ होता नहीं है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कौशल की तरफ। कौशल भी एक प्रकार का जो रीजन था या किंगडम कह सकते हैं, जिसकी कैपिटल श्रावस्ती थी। इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्दर्न वेस्ट में जो मगध का रीजन है बिहार में, अभी ये प्रेजेंट डे में इसको हम यूपी में मान के चलते हैं। और जो इसमें सिटी है उसको अयोध्या सिटी हो गई, साकेत सिटी हो गई, श्रावस्ती हो गई। ये सिटीज जो है वो कोसला से रिलेट करती हैं, जो कि अभी प्रेजेंट डे में यूपी है। और ये क्या क्या सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता था ब्राह्मणिज्म को और बुद्धिज्म कल्चर को, बुद्धिज्म रिलीजन को। और जो यहाँ पे किंग था उसको प्रसन्न जीत बोलते थे, जिसका जो कंटेम्पररी था किसके? बिंदुसार और अजात शत्रु जो मगध के शासक थे। और बाद में जब, क्योंकि बिंदुसार और अजात शत्रु का एक अपना समय था, ये बहुत बलशाली थे, तो किसी को टिकने नहीं देते थे। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के तहत इन्होंने जैसे ही प्रसन्न जीत जाना कि हम मरने वाला है तो तुरंत, क्योंकि एक राजा की समृद्धि तभी निश्चित हो पाती थी जब वो बहुत सारे राजाओं से लड़कर अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार करता था और अपने आप को मजबूत बलशाली बनाता था। संसार में जो आदमी मजबूत है, चाहे आज देख लीजिए, पहले देख लीजिए, उसी ने दुनिया के सब सारी चीजों पर राज करा है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, चाहे वो मनी का सामर्थ्य हो, चाहे बाहुबल का सामर्थ्य हो, चाहे भुजाओं का सामर्थ्य हो, चाहे एक्चुअली उसके पास पब्लिक पावर हो या वॉइस का सामर्थ्य हो, जिसके पास ये चीजें नहीं थी वो कभी भी सोशल लैडर में ऊपर नहीं जा पाया, या वो अपनी मोबिलिटी को ऊपर नहीं कर पाया। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, when any person is moving from the very lower position to the higher position, that this is called a mobility। तो जब मैं कभी मोबिलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा तो डाउनवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, सारी बातें होंगी। हालांकि अभी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो आपको सब्र करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं आप लोगों को बेहतर ही डिलीवर करूंगा। जो भी पढ़ाऊंगा बहुत बेहतर पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। ऐसा कंटेंट आप यूट्यूब में फर्जी का बहुत सारे पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाने से उनका कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा पढ़ेंगे तभी सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आपकी इंटरलिंकेज मजबूत होना चाहिए कि अगर महाजनपद था तो महाजनपद क्यों बनाया गया और महाजनपद उन्हीं लोकेशन पे क्यों बनाया गया, कौन कौन से फैक्टर सिग्निफिकेंस थे जो महाजनपद को लीड करते थे या सिविलाइजेशन को, वहां की सिविलाइजेशन को बढ़ाने में मददगार थे। तो इस तरीके से भी आपको सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। अब अंग की तरफ चलते हैं। जो अंग रीजन था वो, उसको हम बहुत अच्छा रीजन मानते थे, प्रॉस्पर्स रीजन मानते थे हर तरीके से, चाहे वो लिटरेचर के तौर पे हो, चाहे टेक्स्ट के तौर पे हो, चाहे महाभारत की बात हो, चाहे पुराण की बात हो, चाहे रामायण की बात हो। ये वेल्थी रीजन माना जाता था। यहाँ ट्रेड कॉमर्स बहुत बेहतर था। क्यों बेहतर था? क्योंकि यहाँ मार्चेंट हमेशा आते रहते थे, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंटली विजिट होने की वजह से यहाँ आदान प्रदान होता था, पैसे का ट्रेड इकोनॉमी होती थी, जिससे इकोनॉमी बढ़ते थे और लोगों का जो रोज का लाइवलीहुड है वो चलता था। साथ ही साथ आदान प्रदान रिसोर्स का होता था, जिससे चार पैसे आते थे। और ये लोकेशन जो अभी ये मॉडर्न डे में ये बिहार का इलाका है, क्योंकि ये फर्टाइल इलाका है, नदियों का इलाका है, तो यहाँ काफी रिसोर्स प्रोडक्शन
कंजम्पशन बेहतर होता था, जिसकी वजह से बाइंग एंड सेलिंग स्वाभाविक सी बात है कॉमन होगी। तो मुंगेर और भागलपुर का जो रीजन है, हालांकि बाद में इसको मगध के राजा बिंबिसार ने एनेक्स कर लिया, क्योंकि ये बहुत मगध वाले बहुत शक्तिशाली थे, हर तरीके से पावरफुल थे। इनकी पॉलिसी, इनके सिस्टम, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इनके रिसोर्स प्लानिंग और इनकी जो सोचने समझने की क्षमता और एक कुशल रणनीति शासक जो होता है किस तरीके से सोचता है, कैसे किसी को किस तरीके से जो चाणक्य की जो नीति थी, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कैसे आदमी को अपने हिस्से में लेना है, वो इसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि साम किस तरीके से, दाम किस तरीके, पैसे से किसी को किस तरीके से, किसी का भेद जान के किस तरीके से तोड़ना है, ये सारी जो उनकी फिलॉसफी थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी बजट आया तो थोड़ा बजट पे बात कर लेते हैं कि जितनी है एक क्लर्क की तनख्वाह आजकल, जितनी है एक क्लर्क की तनख्वाह आजकल, उतना है बेगामत के इकबाल का बजट। और बिकती है अब किताब भी कैसेट के रेट पर, कैसे बनेगा गालिब वो इकबाल का बजट। तो आशा करता हूं कि जब हर चीज पैसे में ही है, चाहे किताब भी, उसको भी पैसा, जो चीज फ्री में पढ़ने वाली, लोगों को शिक्षित करने वाली है, उस पे भी देख रहे हैं कमर्शलाइजेशन हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो अपना धंधा कर रही हैं, बच्चों को गुमराह कर रही हैं, और जो अच्छे अच्छे टीचर हैं वो भी पोच कर लिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, किताबें भी अब पैसे पे बिकने लगेंगी, तो कैसे बनाओगे तुम किसी इंसान को बेहतर, इकबाल का बजट कैसे बेहतर होगा। तो यही शायर कहना चाह रहा है। तो मैं आप चीजों को जोड़ना कि आप अच्छी चीजें पढ़िए, जहां से कंटेंट अच्छा मिले आप उसको पढ़िए। हर चीज आपके काम की नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, जहां से सवाल आ रहे हैं उसको पहले मजबूत करिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन में आप सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ने के लिए अथाह है। तो वही मैं आपको लोगों को समझा रहा हूँ कि अब दुनिया के हिसाब से ना समझिए कि दुनिया क्या सोचती है। एक बार रोनाल्डो ने कहा था कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर इस तरीके से, तो फिर जीना ही असंभव है। क्योंकि आप जब भगवान नहीं पूरी दुनिया को खुश कर पाए, तो इंसान क्या पूरी दुनिया को खुश कर पाएंगे। तो रोनाल्डो का भी कहना उचित है। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत कुछ ज्यादा सोचना नहीं, बस करते रहना और सब हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था एक बार कि अगर सामने चाहे 1000 आदमी हो, अगर तुम सही हो तो फिर किसी के सामने मत झुकना और तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो अगर आप सही हैं, अपनी जगह अटल हैं, आप सही इरादे पे चल रहे हैं, नेक इरादे पे चल रहे हैं, तो आपको झुकना टुकना नहीं है। भगवान भी आपके साथ है, जैसा कि हमारे श्री कृष्ण भगवान एक बार कहे थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मगध के थोड़ा तरफ चलते हैं कि मगध भी एक बड़ा किंगडम था, जिसके सबसे पहले जो ये इसके बारे में पता लगता है, अथर्ववेद बताता है कि हाँ, मगध भी कोई एंशिएंट समय में कोई लोकेशन जो अभी इसकी है वो प्रेजेंट टाइम पटना में है, गया बिहार में है। मगध एक बहुत ज्यादा राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। यहाँ के राजाओं ने कई सारे और छोटे छोटे किंगडम थे उनको एनेक्स कर लिया था मतलब छोटे छोटे जो राज थे उनको बड़े राज में मिला लिया था, क्योंकि ये कुशल राजक थे, डिप्लोमेसी इनको बेहतर आती थी, हर तरीके से सामर्थ्य, इनके पास पॉलिटिकल पावर भी बेहतर था, मिलिट्रिकल एक्सपेंशन भी इनके पास बेहतर था, रिसोर्स भी था। और मगध का रीजन दूसरी बात बहुत ज्यादा फर्टाइल था, उसकी वजह से वहां प्रोडक्शन कंजम्पशन बेहतर होता था, जिससे कि वहां सरप्लस और एक्टिविटी होती थी, जिसकी वजह से वहां जो सेटलमेंट का एक्सपेंशन है वो भी बेहतर था। साथ ही वो चारों तरफ से घिरा होना पहाड़ियों की वजह से वहां उनको सोशल और डिफेंस सिक्योरिटी भी बेहतर थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे। और जो वहां रिवर थी वो चंपा रिवर थी, कैपिटल वहां की राजगिरी थी, बाद में हालांकि इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था पाटिलपुर। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट थी, वहां पे जो प्रोमिनेंस रोल प्ले किया था वो बिंबिसार अजातशत्रु बहुत ही ज्यादा बड़े शासक थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने बहुत सारे जो छोटे छोटे और स्टेट थे या छोटे छोटे रीजन थे उनको कैप्चर करा था। इनको सारे वो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से कूटनीति का उपयोग करना इनको बहुत बेहतर आता था। किस तरीके से जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ लिच्छावीज और वजीज में, तो इन्होंने किस तरीके से डील करा, किस तरीके से जो
ए पलानी गामा एंशियंट साइट थी पाटलिपुत्र को, उसको कैसे काउंटर करा, क्या तरीके अपनाए। तो ये तो एक बेसिक चीजें थी जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि कैसे कैसे महाजनपद चले, क्या क्या हुआ, सारी चीजें आप लोगों को बता दिया। अभी इसमें हम और भी हैं, जैसे काशी कोसलंग किस लिए फेमस है, फिर इनकी लोकेशन वाइज क्यों थे, सिग्निफिकेंस बेहतर क्यों था, इसके बाद यहाँ की सोसाइटी इकोनॉमिक व्यवस्था को समझेंगे, फिर ऐसे कौन से कारण रहे थे कि महाजनपद का डिक्लाइन हुआ, क्या अदर कल्चर आ गए, रिलीजन आ गए, या एक्सपेंशन हो गया, या वहाँ इकोनॉमिक डिफिशियंसी आ गई, और क्या रीजन रहे, या कहीं से किसी ने अटैक कर दिया, या आप वहां से माइग्रेट हो गए लोग, या और इम्पोर्टेंट शासक आ गए जो उनको नहीं टिकने दिया, या इनकी पॉलिसी या प्लानिंग में कमजोरी आ गई, या अपने को ये समय के हिसाब से बदल नहीं पाए, इनके पास उतने रिसोर्स नहीं रहे, अपने को डिफेंस नहीं कर पाए, तमाम कारण है जिसकी वजह से महाजनपद का विनाश हुआ। तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। हालांकि आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहें। महाजनपद की शुरुआत है, इसको मैं 3 वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल बेहतर जीरो से हीरो लेवल में बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा, बेसिक टू एडवांस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और सारी चीजें हमने देखा कि इसका हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस क्यों है, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्यों है, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्यों है, ये सारी चीजें हमने बेहतर तरीके से डील करी है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और मुझको सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले यही कहूंगा कि डरना नहीं है, करना है, बस लड़ते रहिए और सब कुछ होगा। जितना आप बांट सकते हैं, आपके पास ज्ञान है, बांटिए, पढ़िए मन लगा के, और बढ़िया बेहतर तरीके से करिए। और जो लोग पढ़ाई के नहीं सीरियस ले रहे उनको भी बताइए कि यही एक जरिए है जिसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सफल ही हो जाते हैं, इनकेस नहीं भी सफल होते तब भी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। समाज में आपको एक रेपुटेशन देगी, आपकी वैल्यू बढ़ाएगी, आप राइट थिंकिंग पर्सन कैसे बनेंगे, सोसाइटी में आपकी इज्जत कैसे होगी, ये आपको आपके पढ़ाई से, आपके विवेक से, आपके कैरेक्टर से, आपके वैल्यू से, आपके एथिक्स से ही झलकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो और कल मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कल हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जनवरी की। तो मेरा जो एप्लीकेशन है लाइव बोर्ड, उस पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा वो भी। और अगर पसंद आए तो कृपया ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये अभी बेसिक शुरुआत है, और आशा करता हूं कि आगे आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा जितना मैं पढ़ा सकता हूँ। तो कृपया सपोर्ट करें और लाइक करते रहें, और आप खुद भी पढ़ते रहें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखें कि अगर महाजनपद आप पढ़ रहे हैं तो क्या महाजनपद से कभी क्वेश्चन आए, या जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं पहले उस पे देखें आया है कि नहीं आया, और अगर आया है तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जो आपने कंटेंट कंज्यूम करके रखा है उससे आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, सोल्यूशन कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आपका पढ़ाई सही है। अगर नहीं कर पा रहे तो अभी आपको और बेहतर डीप में जाके पढ़ने की जरूरत है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आपके काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।